नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? भारतीय राज्य व्यवस्था की जो क्लास चल रही थी उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था की पुरानी क्लास में या पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ या भारतीय संविधान का विकास हुआ। भारतीय संविधान का विकास हो जाने के पश्चात जो भारत का संविधान बना उसकी क्या विशेषताएं थी। आज का ये छोटा सा टॉपिक है कि भारत की संविधान की क्या विशेषताएं रहीं। तो भारत का संविधान जो क्रमबद्ध ढंग से बना, विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और विभिन्न विदेशी स्रोतों का परिणाम था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान सभा द्वारा किस तरीके से विभिन्न कमेटियां बनाई गई और संविधान के प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग से जो है उस पर व्यापक चर्चाएं करते हुए और साथ ही में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से विभिन्न बैठकों के पश्चात जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान जो बनकर तैयार हुआ उसकी प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान का मतलब ये हुआ कि जो है आज की डेट पे देखते हैं कि लगभग अगर सीरियल से गणना की जाए तो लगभग 470 अनुच्छेद हैं। ठीक, ये 395 भी कहीं पर मिलेगा, कहीं पर 470 मिलेगा। तो कुल मिला के भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक, ये भारतीय संविधान की अपनी एक विशेषता है। विभिन्न स्रोतों से प्रेरित यानी भारत का संविधान जो है विभिन्न देशों के संविधान से या भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की संसद द्वारा समय समय पर कानून भेजे गए, यानी इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो भी रहा उन सब से या विभिन्न स्रोतों से ये प्रेरित रहा। भारत का संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा थी उसकी जो कमेटियां थीं, कमेटियों द्वारा इन सब स्रोतों से संविधान के लिए विशेष चीज़ें ग्रहण करते हुए संविधान का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान की एक और विशेषता है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। ठीक, यानी भारत का संविधान ना तो बहुत कठोर है और ना ही बहुत लचीला है। इसकी व्याख्या आगे पढ़ेंगे, एक एक की व्याख्या आगे पढ़ेंगे। तो ये भी भारत के संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है कि भारत का संविधान ना तो अधिक कठोर है और ना ही अधिक नम्य है। ठीक, भारत के संविधान की बात की जाए तो भारत में संविधान सर्वोच्च है। किन्हीं किन्हीं देशों में जो है संसद को सर्वोच्च माना गया है, किसी किसी देशों में जो है न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है। लेकिन भारत ने ना तो संसद को सर्वोच्चता प्रदान की है, ना ही न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान की है। ठीक, सर्वोच्चता का मतलब आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे भारत में न्यायपालिका तो एक तरीके से सर्वोच्च है, लेकिन ऐसी सर्वोच्च नहीं है कि जो है मतलब जिस तरीके से जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में जिस तरीके से न्यायपालिका सर्वोच्च है उस तरीके से नहीं है। ठीक, तो भारत में संविधान को सर्वोच्चता दी गई है। भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक, पिछली भी क्लासों में पढ़ा था कि भारत का जो संविधान है, जो भारत के संविधान का जो संसदीय स्वरूप है, संसदीय स्वरूप ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, जबकि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को ग्रहण किया है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक, आगे इसमें पढ़ोगे कि भारत में जो है एकल या एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान है। न्यायपालिका स्वतंत्र है लेकिन एकल नागरिकता का प्रावधान है। आगे पढ़ोगे पद सोपानिक व्यवस्था है। ठीक, सार्वभौमिक मताधिकार, यानी भारत में जो है एक निश्चित आयु निर्धारित की गई, जो संविधान द्वारा 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, बाद में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब ये हुआ कि जिस भी व्यक्ति की आयु भारत में 18 वर्ष हो गई है तो वो भारत में वोट देने के लिए सक्षम होगा। ठीक, इसके बाद भारत में आपातकालीन स्थितियों के लिए जो है आपातकालीन उपबंध प्रदान किए गए हैं कि भारत में अचानक से कभी युद्ध हुआ या बाह्य आक्रमण हुआ या अन्य किसी कारणों से ऐसी आपातकालीन या संकटकालीन स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उनसे कैसे निपटा जाएगा, इसकी भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। विधि का शासन, भारत में किसी व्यक्ति का या किसी भी एक पदाधिकारी का शासन नहीं चलेगा। भारत में समस्त शासन जो है वो संविधान द्वारा दी गई शक्तियों के आधार पर चलेगा, यानी संविधान ने जिसको जो शक्तियां दी हैं उसी आधार पर, यानी संविधान के आधार पर भारत में शासन लागू किया जाएगा। विधि का शासन का मतलब हुआ कानून की नज़र में सब लोग बराबर होंगे। ठीक, भारत में संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करें। ठीक, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था है कि दोनों को बराबर शक्तियाँ नहीं है। केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन इसके अलावा भी क्या है कि केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक, केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ भारत में संघीय व्यवस्था है। भारत में एकल नागरिकता है। भारत में जो है भौगोलिक रूप से देखा जाए तो पूरा एक यूनिट देश, ठीक, भारत देश, और उसके बाद जो है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन नागरिकता की बात की जाएगी तो केवल देश में एक नागरिकता होगी, वो भी भारत की नागरिकता।
अलग अलग राज्यों की नागरिकता का प्रावधान अलग अलग कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है। तो पिछली क्लास में पढ़ा था कि लिखित और अलिखित संविधान में अंतर क्या होता है। लिखित संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि सारी चीज़ें विभिन्न जो देश की एजेंसियां हैं या विभिन्न संस्थाएं हैं, विभिन्न पदाधिकारी हैं, सबकी शक्तियां निर्धारित कर दी गई हैं संविधान द्वारा। अब उन्हीं शक्तियों के तहत जो है देश का संचालन होगा या सभी संस्थाओं का संचालन होगा। तो जो लिखित संविधान होता है, स्पष्ट रूप से बंटवारा होने के कारण विभिन्न पदाधिकारियों, संस्थाओं या राज्यों के मध्य में झगड़े नहीं होते हैं। ठीक, तो भारत का संविधान इतना विशाल क्यों बना। ठीक, भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसमें लगभग अगर बात की जाए तो इसको आइवर जेनिंग्स जो हैं, आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारत का संविधान विश्व का, ऐसे जो है सेंटेंस वाले क्वेश्चन खूब पूछ लेते हैं कि फला फला सेंटेंस या संविधान, भारतीय संविधान के बारे में ये वर्ड किसके द्वारा कहा गया था। ठीक, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ठीक, अब बात की जाए कि भारत का संविधान कितना विशाल है, तो जब भारत का संविधान बना, यानी मूल संविधान था 1950 में, तो उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक, तो 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक, ये अलग अलग जो है बांटे गए थे। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो समय समय पर संशोधन हुए। तमाम संशोधनों के बाद से आज की डेट पर देखा जाए तो कुल अनुच्छेद की संख्या 470, भाग की संख्या 25 और कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक, यानी इसमें कुछ बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन रियल में देखा जाए तो आज भी जो भारतीय संविधान का लास्ट आर्टिकल होगा वो 395 ही होगा। ठीक, उसी में कुछ पार्ट हटे, कुछ जुड़े, तो उस हिसाब से संविधान के बनने के बाद जो नए आर्टिकल शामिल हुए उनको जोड़ दिया गया, जो हटाए गए उनको हटा दिया गया। इस तरीके से काउंटिंग करी जाती है। लेकिन आज भी लास्ट आर्टिकल 395। भाग की बात की जाए तो आज भी वैसे 22 भाग हैं और इनके 3 उपभाग हैं। ठीक, वैसे तो अगर बात की जाए तो 22 भाग पहले थे, इसके बाद जो है एक भाग हटाया गया है। ठीक, रिप्लेस किया गया है और 4 उपभाग जोड़े गए हैं। ठीक, तो इस तरीके से काउंटिंग 25 पहुंचती है। अनुसूचियां जो हैं 8 की जगह पर 12 हो गई। ठीक, तो भारत का संविधान इतना विशाल संविधान है कि आज की डेट पर अगर मान लो 470 अनुच्छेद है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। ठीक, आर्टिकल की संख्या केवल 7 है। ठीक, तो सबसे छोटा लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। अब भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या था कि जैसे भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें ऑलरेडी 321 अनुच्छेद थे। ठीक, तो वहाँ से मैक्सिमम प्रोविज़न वहाँ से लिए गए हैं, फिर विभिन्न देशों से स्रोत लिए गए और जो भारत के लिए आवश्यक था उन सब चीज़ों को जोड़ जोड़ के जो है भारत का संविधान बनाया गया। ठीक, तो जो है एक तो ये रीज़न रहा कि ऐतिहासिक प्रभाव बहुत अधिक रहा। दूसरा ये है कि भारत इतना विशाल देश है, भारत के साथ में 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, विभिन्न संस्थाएं, संसदीय व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार अलग। ठीक, तो सब के लिए और एक एक चीज़ के लिए, ठीक, या भिन्न भिन्न प्रोविज़न के लिए, यानी हर एक वर्ग विशेष के लिए, ठीक, हर एक धर्म के लिए, यानी जो है सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट या क्लियर करके लिखी गई हैं। इसीलिए ये भारत का संविधान और अधिक विस्तृत हो गया। ठीक, तो जो है वही केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, साझा संविधान है। ठीक, संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों की उपस्थिति थी। इस कारण से क्या था कि संविधान के विशेषज्ञों द्वारा भविष्य में क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, इस कारण से भारतीय संविधान में क्लैरिटी रखने का एक प्रयास किया गया है। ठीक, तो भारतीय संविधान की इसी व्यापकता को देखते हुए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक, वकीलों का स्वर्ग का मतलब ये हुआ कि मान लो संविधान में आर्टिकल लिख दिया गया, अब आर्टिकल पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा विभिन्न डिसीजंस दिए गए, क्या डिसीजंस हुए उन सबको जानने के लिए आम आदमी जो है इतना सक्षम नहीं है। इसीलिए जो है कोई भी केस होता है तो वकील हायर करना पड़ता है। ठीक, जज साहब को भी एक वकील की ज़रूरत होती है कि 2 पार्टियां हैं तो दोनों अपना अपना लगभग वकील हायर करें या कानूनी भाषा में कोई भी व्यक्ति उनको समझा सके। ठीक, तो या इसीलिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक, तो ये भारतीय संविधान व्यापक क्यों है, विस्तृत क्यों है, उसकी एक रूपरेखा। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान जो है विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है, विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है। इसका मतलब ये है कि विभिन्न देशों से प्रोविज़न लिए गए हैं। भारत के स्वतंत्रता अधिनियम से प्रेरणा ली गई है। ठीक, तो अगर बात की जाए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग किससे प्रेरित है, तो सबसे ज़्यादा प्रेरित है भारत शासन अधिनियम से। ठीक, भारतीय संविधान का जो राजनीतिक हिस्सा है वो किससे प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान का जो दार्शनिक भाग है वो किससे प्रेरित है, यूएसए और आयरलैंड के संविधान से। ठीक, फिर बात की जाएगी, क्वेश्चन खूब पूछते हैं रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन कि किस देश से कौन सा प्रोविज़न लिया गया है। तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, ठीक, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इस तरीके से ये प्रोविज़न जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का संविधान, यहाँ से भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है, उसको जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता होगी, यानी एकल नागरिकता। ठीक, विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी की सारी चीज़ें, यानी संसदीय स्वरूप जो है वो पूरा का पूरा कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। आयरलैंड का संविधान जो है ये डीपीएसपी, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक, इसी तरीके से भारत शासन अधिनियम 1935 की बात की जाए तो लोक सेवा आयोग और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न आपातकालीन उपबंध। ठीक, यानी आपातकालीन स्थितियों में भारत किस तरीके से जो है अपना प्रशासन चलाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें किससे ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। कनाडा जो है, कनाडा से जो है एक संघीय व्यवस्था कि किस तरीके से सशक्त केंद्र वाला, बताया था ना कि जो है संघीय व्यवस्था है लेकिन केंद्र की ओर झुकाव ज़्यादा है। ठीक, यानी केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, तो ये कनाडा से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया कि भारतीय संविधान में किस तरीके से संशोधन होगा, ऐसी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, सोवियत संघ जो भूतपूर्व सोवियत संघ था, जो वर्तमान में रूस है, यहाँ से मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है कि किसी भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या होंगे, जो आगे चल के पढ़ोगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए। ठीक, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। जर्मनी का वाइमर संशोधन, इससे क्या लिया गया है, आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। तो आपातकालीन उपबंध के बारे में एक भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा जर्मनी का वाइमर संविधान, यहाँ से ये प्रोविज़न लिए गए हैं। गणतंत्र कहाँ से लिया गया है, गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये क्वेश्चन खूब आता है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता की भावना जो है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो फ्रांस के संविधान से ये व्यवस्था ली गई है। ठीक, तो ये भारत का संविधान जो है विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय संविधान उधार की थैली है। ठीक, ऐसा वर्ड आता है कि भारतीय संविधान उधार की थैली, सब तो कॉपी पेस्ट करके लिया गया है। तो सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करके नहीं लिए गए, अलग अलग देशों से जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान सभा द्वारा विभिन्न कमेटियां बनाई गई, कमेटियों द्वारा अपने अपने विषय से संबंधित विभिन्न देशों से प्रोविज़न लिए और तत्कालीन समय के अनुसार उन्होंने जो है अवधारणाएं अपनी अपनी प्रस्तुत करी, उसमें संशोधन भी किए, संविधान सभा के समक्ष रखा गया। संविधान सभा में व्यापक प्रत्येक खंड पर व्यापक चर्चा हुई, मतदान हुआ और मतदान के बाद उसको पारित करते हुए, संशोधन करते हुए पारित किया गया। ठीक, तो इस तरीके से भारत का संविधान निर्माण हुआ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान जो है वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। ठीक, एक वर्ड बोला जाता है भारत का संविधान नम्यता या और अनम्यता का मिश्रण है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है, जैसे अगर संपूर्ण विश्व में बात की जाए तो संपूर्ण विश्व में जैसे एक देश हो गया ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या हुआ कि वहाँ पर संसद जब चाहे तब कानून नया बना सकती है, क्योंकि वहाँ का संविधान अलिखित है। अलिखित का मतलब ये हुआ कन्वेंशन के रूप में है। ठीक, तो जब विभिन्न कन्वेंशन के रूप में जब बनाता है तब वो अपने हिसाब से कानून में परिवर्तन कर लेते हैं। यानी ब्रिटेन का संविधान कैसा है, लचीला संविधान है, इजी गोइंग संशोधन हो जाते हैं। ठीक, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वहाँ पर जो संविधान में लिखा है वही लिखा हुआ है। ठीक, तो वहाँ पर जो है संविधान में संशोधन करना थोड़ा सा कठिन है। भारत ने क्या किया, दोनों के बीच का रास्ता अपनाया, मिडवे अपनाया कि ना हम तो बहुत अधिक भारतीय संविधान को कठोर करेंगे और ना ही बहुत लचीला करेंगे कि कोई भी जब भी सरकार आए, सरकार अपने फेवर में काम कर ले, जब मन आए तब संविधान संशोधन कर ले। ठीक, इसलिए भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि कुछ एक प्रोविज़न ऐसे किए कि बिल्कुल ईजी गोइंग, जो जनरल सी बातें होती हैं, जैसे किसी नए राज्य का गठन हुआ। ठीक, नए राज्य का गठन करना हो या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, इस प्रकार के जो सामान्य सी विधायी प्रक्रियाएं, उनको आसानी से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जबकि
कुछ एक ऐसे प्रोविज़न होते हैं कि उनके लिए जो है संसद में विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत में मतलब ये हुआ कि 2/3 बहुमत से, नॉर्मल में 1/3 बहुमत से हो गया और उसमें 2/3 बहुमत से हो गया। और कुछ ऐसे प्रोविज़न जिसमें राज्यों का हित प्रभावित हो सकता है, उसमें संविधान संशोधन करने के लिए एक और व्यवस्था अपनाई गई कि केंद्र सरकार यानी संसद में 2/3 बहुमत से संशोधन तो होगा, साथ में आधे से अधिक राज्यों से भी सहमति लेना अनिवार्य होगा। ठीक, जैसे भारत के संसदीय स्वरूप में परिवर्तन की बात हो, नागरिकता निर्वाचन से संबंधित, नागरिकता नहीं, निर्वाचन से संबंधित कोई भी प्रावधान हो या राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, ऐसी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सब में संशोधन इजी गोइंग नहीं होगा। उन सब के लिए जो है संसद का 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमत लेना अनिवार्य होगा, तभी जाकर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक, तो भारत का संविधान ना आसानी से संशोधन होगा और ना बहुत कठिनाई से होगा। ठीक, यानी संविधान संशोधन किया जा सकता है कि मिडवे अपनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए कि भारतीय संविधान जो है संघीय ढांचा है, एकात्मक झुकाव है, यानी भारत में संघीय शासन व्यवस्था है लेकिन उसके साथ साथ में केंद्र सरकार की ओर अधिक झुकाव है। ठीक, संघीय शासन व्यवस्था का मतलब ये होता है फेडरल सिस्टम, मतलब देखो यहाँ पर 2-3 वर्ड आते हैं। एक वर्ड होता है कॉन्फेडरेशन, ठीक, परिसंघ, एक वर्ड होता है फेडरल, ठीक, और एक होता है यूनियन। ठीक, तो ये भी एक तरीके से संघीय व्यवस्था और ये भी यूनियन मतलब संघ हो गया। ठीक, तो ये भी एक तरीके की संघीय व्यवस्था। ठीक, कॉन्फेडरेशन क्या होता है? कॉन्फेडरेशन में क्या होता है? परिसंघ, परिसंघ का मतलब ये होता है, संघ अगर वर्ड आ गया तो इसका मतलब दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम करेगी। ठीक, लेकिन अगर परिसंघ आ रहा है, कॉन्फेडरेशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों हैं, लेकिन राज्य सरकार को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, केंद्र सरकार को शक्तियां कम प्राप्त हैं। ठीक, कॉन्फेडरेशन में यानी अगर संविधान में संशोधन करना है तो राज्यों को शक्तियां दी गई हैं, राज्य सरकार जो है वो संविधान में संशोधन करेगी, ना कि केंद्र सरकार। ठीक, तो जो है ये परिसंघ होता है। जैसे क्या था कि भूतपूर्व यूएसएसआर, ठीक, जो भूतपूर्व सोवियत संघ था, वो एक कॉन्फेडरेशन था, परिसंघ था। इसका मतलब ये था कि राज्य अपने अपने लिए कानून बना सकते हैं। यही रीजन रहा कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो सारे राज्य इससे हटकर अलग हो गए। ठीक, फेडरल संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू है। इसमें ये है कि राज्यों के बीच में समझौता है। ठीक, यानी इसमें फेडरल में यानी संघीय व्यवस्था में क्या होगा कि इसमें केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त होंगी, ठीक, राज्य को कम शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक, तो जो है मतलब एक ये बोला जाता है कि जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था का मतलब ये हुआ जहाँ पर फेडरल वर्ड आया कि राज्य जो है एक समझौते का परिणाम होते हैं और जब मन आएगा तब ये एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ठीक, जबकि यूनियन में नहीं है ऐसा। यूनियन में ये व्यवस्था है कि मतलब एक फेडरल, देखो फेडरल में क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य में लगभग थोड़ा सा एक मिडवे अपना के चला जाता है, लगभग बराबर दोनों को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक, केंद्र और राज्यों को। जबकि यूनियन संघ में क्या होता है? संघ में राज्य विभिन्न जो है छोटे छोटे प्रांतों का एक समूह है। ठीक, इसमें क्या है, प्रांत जो हैं वो अपनी इच्छा से शामिल तो हो सकते हैं लेकिन अपनी इच्छा से वापस नहीं हो सकते। ठीक, तो इसमें संघ में, यूनियन में क्या होता है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन राज्य की अपेक्षा जो केंद्र है, ठीक, केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, थोड़ा सा केंद्र की ओर झुकाव ज़्यादा होता है। यानी जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य में स्पष्ट शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन कुछ एक ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं कि राज्य सूची के विषयों पर भी कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है, यानी केंद्र सरकार बना सकती है। साथ में ऐसे भी विषय जो अभी तक शामिल नहीं है, भारतीय संविधान के किसी भी सूची में शामिल नहीं है। ठीक, तो वो क्या होगा कि उस पर कानून संसद बनाएगी। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो भारत के लिए बोला जाता है कि भारत में जो है संघीय व्यवस्था तो है, ठीक, संघीय व्यवस्था है, लेकिन संघीय और एकात्मक दो पिछली भी क्लास में पढ़े थे कि संघीय व्यवस्थाओं में क्या क्या होता है कि शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है, लिखित संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, ठीक, द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। एकात्मक लक्षण क्या होते हैं? सशक्त केंद्र और एकल संविधान होता है, एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका होती है, आपातकालीन प्रोविजन होते हैं। ठीक, तो भारत में दोनों के लक्षण, भारतीय संविधान में दोनों के लक्षण विद्यमान है। ठीक, एक मिला जुला रूप है। ठीक, इसीलिए केसी व्हीलर, ये वर्ड, ये पूरा का पूरा ये टेबल अच्छे से याद रखना किस व्यक्ति ने क्या कहा था भारतीय संविधान के लिए। तो जो है केसी व्हीलर हैं, जो व्हीलर महोदय ने भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल कहा था, अर्ध संघीय कहा था।
ठीक, कि अर्धसंघीय, ना तो पूर्ण रूप से संघीय है, ना एकात्मक है, अर्धसंघीय है। ग्रेनविल ऑस्टिन जो है उन्होंने इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था, सहकारी संघवाद, क्वेश्चन खूब पूछा गया है। ठीक, सहकारी संघवाद, सहकारी, कोऑपरेटिव यानी मिलजुल कर काम कराने वाला संघ है। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारत का संविधान एक संघ है या भारत एक संघ है, लेकिन इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है, यानी केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक, तो ये तीनों याद कर लेना कि क्या क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली। ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। भारतीय संविधान की विशेषता ये है कि भारत में संसदीय प्रणाली की अवधारणा अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। जिस तरीके से ब्रिटेन की संविधान संसद की व्यवस्था है, उसी तरीके से भारत में भी संसद की व्यवस्था ब्रिटेन से ही ली गई है, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक, अब इसी को क्या कहा जाता है? वेस्टमिंस्टर मॉडल। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का संविधान वेस्टमिंस्टर में है, इसीलिए उसी के मॉडल पर भारत का संविधान, भारत की संसद को अपनाया गया है, इसलिए जो है इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। और संसदीय प्रणाली में क्या है? मंत्रिमंडल, मतलब उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाता है। ठीक, यानी जो है उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। रीजन क्या है कि इसमें उत्तरदायित्व की भावना होती है, यानी कार्यपालिका पूरी तरह से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, और जो है ये तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता ये हो गई कि एक वास्तविक प्रमुख होता है, एक नाम मात्र का प्रमुख होता है। नाम मात्र का प्रमुख या इसी को संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक, शासन की में दोहरी कार्यपालिका होती है। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय संसद। ठीक, अब ये वर्ड थोड़ा सा पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत की संसद संप्रभु है या नहीं। ठीक, तो इसके लिए एक अवधारणा ये देखते हैं कि जैसे जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत ने तुलना करी संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जब देखा गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये प्रोविज़न था कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सुप्रीम शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में संसद को सुप्रीम शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, अगर वहाँ की संसद कानून बना रही है, ठीक, संसद कानून बना रही है तो कानून बनाकर, जो भी कानून बनाकर उसने दिया, प्रस्तुत किया, उसकी अनिवार्य रूप से न्यायिक समीक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगा तो इसको मान्यता नहीं देगा। ठीक, तो ये वर्ड बोला जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट यानी जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है, यानी न्यायिक सर्वोच्चता की अवधारणा कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जबकि भारत की बात की जाए तो मतलब जबकि ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन के संविधान में व्यवस्थाएं हैं कि संसद को सर्वोच्चता दी गई है। ठीक, वहाँ पर संसद सर्वोच्च है, यानी संसद जो भी कानून बना देगी वो कानून, उसको, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, न्यायपालिका जो है उसको समाप्त नहीं कर सकती। भारत ने क्या किया कि कोई भी निरंकुश ना हो, इसलिए भारत ने जो है अपना एक नया कॉन्सेप्ट अपनाया कि भारत में सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होगी। ठीक, वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का जुडिशियल रिव्यू कर सकेगी। ठीक, लेकिन चाहे सुप्रीम कोर्ट कार्य करे, चाहे भारत की संसद कार्य करे, सारे के सारे जो हैं कार्य किस अनुसार करेंगे? संविधान के अनुसार। ठीक, तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की जो पुस्तक है उसकी सर्वोच्चता है, उससे बड़ा भारत में कोई भी नहीं है। ठीक, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक जो है न्यायपालिका को सर्वोच्चता दी गई है, जबकि ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्चता दी गई है। वहाँ पर जो संसद कानून बना, जो भी कानून बना दे वही मानना पड़ेगा। अगर भारत में ऐसा हो जाए तो भारत में हो सकता है नेताजी जो हैं वो मन आ जाए तो अच्छा, आज संविधान संशोधन करके घोषित कर लिया कि आज से जो है हम भगवान हो गए। ठीक, कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बोल दे कि हम भगवान हो गए, आज के बाद चुनाव नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, ऐसी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। तो इसलिए भारत के जो संविधान निर्माता थे वो सब जानते थे कि आगे आने वाले दिनों में कैसे कैसे लोग आएंगे, क्या स्थितियां बनेंगी। इस कारण से उन्होंने भारत के संविधान में जो है संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की। ठीक,
तो ये याद रखना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च, भारत में संविधान सर्वोच्च। ठीक, अब भारत में जो भी संस्थाएं कार्य करेंगी, कोई भी संस्था हो या कोई भी पदाधिकारी हो, कोई व्यक्ति हो, वो सब संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक, तो ये तो हो गया संवैधानिक सर्वोच्चता किसकी है। अब एक वर्ड आता है यहाँ पर संप्रभुता। ठीक, संप्रभुता में जो है बहुत अंतर होता है। जैसे संप्रभुता क्या होती है, सोवरेंटी। सोवरेंटी का मतलब ये है कि अगर हम संप्रभु कब हैं, जब हम जो है बिना किसी के दबाव में आए हुए कार्य कर सकें। जैसे देश की संप्रभुता की बात आती है तो भारत एक संप्रभु देश है, क्योंकि भारत बिना किसी विदेशी देश के, यानी भारत अपने देश के लिए कानून बनाएगा या कोई भी कार्य करेगा तो किसी बाहरी देश का दखल स्वीकार नहीं करेगा, अपने हिसाब से अपने देश की जनता के लिए कानून बनाएगा। तो क्या भारत की संसद सर्वोच्च है? ये क्वेश्चन खूब आता है, थोड़े से मल्टीपल ऑप्शन वाले में जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वेश्चन खूब आता है। तो भारत की संसद सर्वोच्च नहीं है, इसका रीज़न क्या है कि भारत की संसद सर्वोच्च कब होती? जब संसद अपनी इच्छानुसार कानून बनाती। संसद अपनी इच्छानुसार कानून बना नहीं सकती, किस दायरे में रह के कानून बनाएगी? संविधान के दायरे में रहकर। ठीक, तो एक तो संविधान के अंडर में हो गई, दूसरा संसद जो कोई भी कानून बना रही है, ठीक, उस कानून में एक और व्यवस्था है जुडिशियल रिव्यू की। और जुडिशियल रिव्यू की ये जो व्यवस्था है, ये जुडिशियल रिव्यू करता कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक, और राज्यों में हाई कोर्ट करता है। अब मान लो जो ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है कि कोई भी कानून जो है वो संविधान के अनुसार है कि नहीं है। ठीक, तो जो है ये भी देखकर तो संसद को कानून बनाना होगा, और संसद ने कानून बना दिया। और जो है कानून अगर संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करेगा तो वो कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, न्यायपालिका रद्द कर सकता है। ठीक, तो संसद तो सर्वोच्च, संसद जो है वो सोवरेन हुई नहीं। ठीक, तो जो है भारत की संसद जो है वो संप्रभु नहीं है, जबकि ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, क्योंकि ब्रिटेन की संसद ने जो भी कानून बना दिया उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होना। ठीक, नेक्स्ट है भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। ठीक, अब इसमें से 2-3 वर्ड हैं, उसमें से अच्छी चीज़ें अच्छी तरीके से इसमें याद रखना कि भारत की जो भारत की न्यायपालिका है, जैसे पढ़े शासन के 3 अंग पढ़े। ठीक, शासन के 3 अंग कौन कौन से पढ़े? विधायिका, ठीक, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जो है शासन के 3 अंग पढ़े। अब शासन के 3 अंगों में विधायिका और कार्यपालिका देखा कि एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक, विधायिका का मतलब क्या हो गया? संसद हो गया केंद्र में, और राज्यों में विधानमंडल हो गया। ठीक, इनका कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। ठीक, कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक राजनैतिक कार्यपालिका होती है और एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक, राजनैतिक कार्यपालिका क्या होती है? राजनैतिक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद आती है। प्रशासनिक कार्यपालिका में IAS अधिकारी कर्मचारी, ये जो होते हैं ये आते हैं। ठीक, तो ये जो राजनैतिक कार्यपालिका होती है यानी PM और इनकी मंत्रिपरिषद जो होती है, ये सब तो मेंबर होते हैं किसके? विधायिका के। ठीक, यानी संसद के मेंबर होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। लेकिन भारत में न्यायपालिका ये क्या है? स्वतंत्र है। तो भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है? स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि भारत में जो है न्यायपालिका जो है, जैसे जब न्यायपालिका की बात आई तो फिर से जो संविधान के विशेषज्ञ थे, यानी जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, उन्होंने तुलना करी किसकी? संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका की पद सोपानिक व्यवस्था थी। ठीक, पद सोपानिक व्यवस्था क्या होता है? पद सोपानिक व्यवस्था का मतलब ये हुआ, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की गई तो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च थी। ठीक, न्यायपालिका स्वतंत्र भी थी, सर्वोच्च थी। तो भारत ने जो है स्वतंत्रता की अवधारणा तो ले ली, लेकिन सर्वोच्चता की अवधारणा नहीं ली। भारत ने किसको सर्वोच्च माना? संविधान को सर्वोच्च माना। ठीक, भारत ने ब्रिटेन की अवधारणा ग्रहण की, कौन सी? एकल न्यायपालिका की। ठीक, एकल न्यायपालिका का मतलब क्या हुआ?
वैसे तो अगर न्यायपालिका की वैसे संघीय व्यवस्था की जाती तो उसमें क्या था, केंद्र के लिए अलग, राज्य के लिए अलग। ठीक, तो न्यायपालिका में तो ऐसा है नहीं। ठीक, कि केंद्र की अलग न्यायपालिका और राज्य की अलग न्यायपालिका, और न्यायपालिका एक ही है जिसके शीर्ष पर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट है। ठीक, फिर इसके अंडर में जो है जिला अदालतें हैं, फिर अधीनस्थ न्यायालय जो भी हैं। ठीक, ये सब व्यवस्था मतलब एक पद सोपान के अनुसार, यानी सबसे शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे हाई कोर्ट, फिर जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इस तरीके से। तो ये जो है पद सोपानिक व्यवस्था कहलाती है। ठीक, तो अब इसमें जो भी कानून होंगे वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हो, वो सभी के लिए लागू होंगे, चाहे हाई कोर्ट हो, उसके निर्णय सभी मतलब अपेक्षाकृत नीचे लागू होते जाएंगे। ठीक, तो एक पद सोपानिक व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक, नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता। कई देश हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसे वहाँ पर केंद्र की नागरिकता यानी देश की नागरिकता अलग, अलग अलग प्रांतों की नागरिकता अलग, लेकिन भारत में जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। यानी भारत में नागरिकता की बात आएगी तो भारत की एकमात्र नागरिकता होगी, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, निवासी किसी भी राज्य का हो सकता है लेकिन नागरिक भारत का होगा। ठीक, तो जो है अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, और ये सिटीजनशिप किससे प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक, नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये हुआ कि एक जो क्राइटेरिया है, अगर कोई व्यक्ति उसको पूरा करता है तो ऑटोमेटिक, ठीक, यूनिवर्सल वे पर ऐसा माना जाएगा कि वो व्यक्ति उस कार्य के लिए एलिजिबल है। अब वयस्क मताधिकार की बात आई, यानी वोट देने का राइट। ठीक, तो वोटिंग की बात आई तो इसमें भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। यानी जब संविधान का निर्माण हुआ तब 21 वर्ष आयु निर्धारित की गई भारत में मतदान करने की आयु। ठीक, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन 1988 में। ठीक, यानी 1988 का संविधान 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उसके तहत मतदान की आयु कम कर दी गई। मतदान की आयु कम करके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक, लेकिन इस पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये रहता है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कहीं पर लिखा होगा 1988 और कहीं पर लिखा होगा 1989। ठीक, इसका रीज़न क्या है कि 61वां संविधान संशोधन जो है संसद द्वारा पारित किया गया, कब, दिसंबर 1988 में। ठीक, दिसंबर 1988 में पारित किया गया। राष्ट्रपति जो थे प्रेसिडेंट के इस पे साइन हुए हैं मार्च 1989 में। ठीक, तो मार्च 1989 में जब इसमें प्रेसिडेंट के साइन हो गए हैं तो साइन होने के बाद ही ये लागू हुआ, इसीलिए ये कहीं पर 1988 लिख के आएगा, कहीं पर 1989 आएगा। ठीक, एक्ट 1988 का था, दिसंबर में पास हो चुका था, मार्च 1989 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। ठीक, तो याद रखना सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से आयु से अधिक है तो उसको ऑटोमेटिक वोटिंग का राइट मिल जाएगा। बाकायदा बस एक दो प्रतिबंध हैं, वो आगे निर्वाचन वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि किस तरीके से, जैसे इसमें ये वाला संशोधन हुआ था तो इसमें किस आर्टिकल में संशोधन हुआ था, तो आर्टिकल 326 में निर्वाचन के लिए संशोधन हुआ था। ठीक, तो सरकार द्वारा कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पागल या दिवालिया ना हो तो वो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसको मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक, नेक्स्ट, भारत का जो संविधान है उसकी एक विशेषता ये है कि आपातकालीन स्थितियों से या संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए या उस स्थिति में देश का शासन या प्रशासन कैसे चलेगा इसके लिए अलग से प्रोविज़न किए गए हैं, जिसमें से आगे ये डिटेल में पढ़ोगे कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, फिर इसके बाद राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल 360। ठीक, ये जो है इस प्रकार की, ये 3 प्रकार के आपातकाल की जो है अवधारणा प्रस्तुत की गई है। और इन स्थितियों में जो है ऐसी व्यवस्था की गई है कि
मतलब भारत में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है कि इन संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार अधिक मजबूत हो जाता है। ठीक, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो सभी देशों की जो सभी राज्यों की भारत की जो सभी राज्य हैं या प्रांत हैं उनकी सारी की सारी विधानमंडल जो है वो केंद्र सरकार के अधीन हो जाएंगी, या केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग ही, मतलब कोई भी कानून अगर विधानमंडल पारित करता है तो वो राष्ट्रपति से परमिशन के लिए ही जाएगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि जो है राष्ट्रपति शासन की, तो किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन होता है तो सीधे वो संसद के अंडर में हो जाता है। ठीक, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, तो ऐसे प्रोविजन है कि ये तीनों प्रोविजन की स्थिति में, यानी आपातकाल की स्थिति में भारत में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी शासन में, यानी केंद्र सरकार ही सभी जगह का कार्यकाल देखेगी। ठीक, उद्देश्य क्या है? सुरक्षा और अखंडता। ठीक, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनी रहे। संघीय ढांचे से एकात्मक ढांचा। ठीक, ये तो प्रभाव है कि किस तरीके से भारत का जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है, यानी केंद्र सरकार के अधीन सब कुछ चला जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकाल के समय में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां दी गई हैं जिनका प्रयोग केंद्र सरकार करती है। ठीक, तो आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जो है ये व्यवस्थाएं की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारतीय संविधान की एक विशेषता है विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब क्या हुआ? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। ठीक, तो रूल ऑफ लॉ की जो अवधारणा है ये ब्रिटेन से प्रेरित है। ब्रिटेन में एक व्यक्ति हुए प्रोफेसर डायसी। ठीक, तो जो प्रोफेसर डायसी थे, प्रोफेसर डायसी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसमें से रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। इसका मतलब ये हुआ विधि का शासन, की भारत में कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। ठीक, तो ये जो है थोड़ा सा ये भी मान सकते हो कि जो है कुछ कही कहावतें वाली बातें हैं, लेकिन जब राजनीतिक एकीकरण होता है, राजनीतिक एकीकरण का मतलब हुआ कि एक पार्टी कोई है जो विशेष बहुमत से आ जाती है, फिर धीरे धीरे जो है उसका कंट्रोल बढ़ता जाता है, तो फिर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से संबंधित है, उसी की सरकार है, वो फिर किसी भी आरोप में अगर जो है उस पर आरोप लगता है या जो है अभियुक्त बन जाता है, तो थोड़ा सा जो है प्रभाव उनका बना रहता है कि भारत में ऐसे कई एग्जाम्पल हुए, ऐसे कई एग्जाम्पल समय समय पर न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि जो है सारी चीज़ें ओपनली नहीं बताई जा सकती, लेकिन कई जगह ऐसा पड़ा होगा कि एक व्यक्ति है, एक वृद्ध व्यक्ति को लगभग 30 साल जेल में रहने के बाद उसको छोड़ा गया। रीज़न क्या था कि उस पर कोई आरोप लगा, आरोप लगने के बाद उसकी जांच होती रही, सब कुछ होता रहा, वो जेल में सड़ता रहा, और फाइनल जो है सुप्रीम मतलब कोर्ट से जब उसको रिलीफ मिला तब कोर्ट ने बोल दिया सॉरी आप गिल्टी नहीं थे। ठीक, तो 30 साल जो सज़ा काटा उसका भुगतान कौन करेगा, भरपाई कौन करेगा? ठीक, और वहीं पर अगर कोई राजनेता है उसके ऊपर कितना बड़ा भी आरोप हो, आरोप क्या उसका आरोप सिद्ध भी हो जाए कि हाँ यही व्यक्ति आरोपी है, उसके बावजूद भी वो लगातार जो है पैरोल पर बाहर बना रहे। ठीक, ऐसी न्यूज़पेपर में खूब घटनाएं पढ़ते हो। तो इन सब चीज़ों से कभी कभी लगता है कि जो है भारत का संविधान में विधि का शासन ही चल रहा है या जो है सबसे शक्तिशाली का शासन चल रहा है। ठीक, तो जो है शक्तियों पर नियंत्रण जिसका जितना अधिक होने लगा वो उसी हिसाब से सभी चीज़ें होती हैं। खैर छोड़ो, विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ जो है प्रोफेसर डायसी द्वारा जो है ये अवधारणा प्रस्तुत की गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारतीय संविधान के तहत सभी नागरिक कानून की नज़र में एक समान है। ठीक, कानून सबको एक तरफ से देखेगा, कोई विधायक है, सांसद है या कोई आम आदमी है, कानून के लिए सारे लोग बराबर हैं। ठीक, ऐसी अवधारणा जो है संविधान में प्रस्तुत की गई। भारतीय संविधान की भी विशेषता थी कि विधि के समक्ष जो है सभी लोग समान होंगे। अब हैं कि नहीं है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है कि जो है भारत में हर चीज़ के लिए जनसंख्या को दोषी ठहरा दिया जाता है ना। जैसे देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया तो भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए क्या कर दिया गया कि हम जो है देश का विकास इसलिए नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है। ठीक, क्योंकि भ्रष्टाचार का ये सिस्टम है कि अगर एक ग्राम प्रधान जितना 5 साल में पैसा आया अगर वो खर्च कर देता है तो हो सकता है अगले 10 साल गांव में कोई काम न कराना पड़े, कोई विकास कार्य न कराना पड़े। ठीक, ऐसे ही विधायक, सांसद, अगर देश में सारे व्यक्ति जो है ईमानदारी के साथ काम करना शुरू कर दें तो जो है देश को चाइना से आगे निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप चाइना से आगे निकल जाएगा। ठीक, चाइना ने इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छा कंट्रोल किया, आज जाकर चाइना कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया, और हम लोग जो है देश का विकास इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि देश में जनसंख्या अधिक है। ठीक, तो नेताओं का भ्रष्टाचार और ये सब छिपाने के लिए ये अवधारणा प्रस्तुत कर दी गई। हर चीज़ के लिए जो है जनसंख्या को ज़्यादा दोष दे दिया गया है। ठीक,
तो भारत में विधि का शासन, मतलब भारत का संविधान ऐसा स्थापित करता है कि कानून की नज़र में सब लोग बराबर होंगे, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक, और कानून के अनुसार ही सभी लोग कार्य करेंगे, ठीक। तो भारतीय संविधान की कुछ ये इस प्रकार की विशेषताएं थी, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। अब आगे अगर भारतीय संविधान में बढ़ोगे तो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बार बार याद नहीं करते हो, इसलिए बार बार चीज़ें भूल जाती हैं। अब देखो भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियाँ, किस भाग में क्या प्रोविज़न है, अनुसूचियों में किस अनुसूची में क्या प्रोविज़न है, ये जब भी इंडियन पॉलिटी पूछी जाएगी तो उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय संविधान का भाग 1, अगर भाग की बात की जाए तो वैसे बताया था ना कि जो है भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, ठीक। लेकिन बाद में वही 4 उपभाग जोड़े गए और एक भाग जो है वो रिड्यूस किया गया, तो इस तरीके से टोटल 22 + 3, ठीक, टोटल 25 पहुंचते हैं। इसमें से सारे नहीं याद करने होते, कुछ याद करना होता है। जैसे 1 से लेके 4 तक तो सबको रटे होंगे, ठीक, 1 से 4 तक सबको रटे हुए होंगे, अच्छे से रट लेते हो। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत का संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है वो भाग 1 में उसका प्रोविज़न है। अनुच्छेद कितना है, 1 से 4 तक प्रोविज़न है। भाग 2 की बात की जाए तो नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है, 12 से 35 तक। भाग 4 की बात की जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी की व्याख्या की गई है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 का की बात की जाए तो भाग 4 जो है बाद में जोड़ा गया, ठीक, आगे पढ़ोगे सब किस में क्या जोड़ा गया, आगे पढ़ते जाओगे। तो जो है वैसे जो 4 का जोड़ा गया उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल है, मौलिक कर्तव्य 51A में, ठीक, अनुच्छेद 51A में शामिल है। भाग 5 की बात की जाए तो केंद्र सरकार या संघ की सरकार जो है वो अनुच्छेद 52 से 151 तक शामिल है। भाग 6 की बात की जाए तो राज्य सरकारें शामिल हैं, 152 से 237 तक शामिल है। भाग 7 निरस्त हो चुका है, जो राज्य से संबंधित पहली अनुसूची थी, बाद में इसको निरस्त किया जा चुका है। भाग 8 की बात की जाए तो संघ राज्य क्षेत्र की बात आएगी, 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 की बात की जाए पंचायतें आएंगी, 243 से 243 आड़ा तक, ठीक। बाद में 2 भाग और जोड़े गए इसके 9 के साथ में, 9A और 9B। इसमें से जो है नगर पालिकाएँ और सहकारी समितियों की व्याख्या की गई, ठीक। नगर पालिकाएँ जो हैं 243 ता से 243 छा तक शामिल किया गया, और सहकारी समितियाँ जोड़ी गई, सबसे मतलब सहकारिता से संबंधित जो ही संविधान संशोधन किया गया उसके तहत 243 ZH से 243 ZT तक इसको शामिल किया गया। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की जाए तो भाग 10 में, भाग 11 जो है केंद्र राज्य संबंध इसमें शामिल है, 245 से 263 तक, ठीक। तो इस तरीके से ये याद कर लेना, सब याद नहीं करने होते, इसमें कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भाग 15 निर्वाचन, ठीक। फिर इसके बाद भाग 18 आपातकालीन उपबंध, भाग 20 संविधान संशोधन, ठीक। इधर ये और बाकी इधर तो लगभग ये मान के चलो याद ही 9 खा तक तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो है भारतीय संविधान के भाग हैं। अनुसूचियों की बात की जाए तो अनुसूचियां भी खूब पूछी जाती हैं। जैसे पहली अनुसूची है तो इसमें क्या है, राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया। अनुसूची 2 में शामिल, अब क्वेश्चन इसमें खूब बनता है कि अनुसूची 2 के अनुसार विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते दिए गए हैं, तो उसमें क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी का वेतन भत्ता जो संविधान की अनुसूची 2 है उसमें शामिल नहीं है, तो किसको किसको, सबसे शीर्ष जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे राज्यों में राज्यपाल, ठीक। तो इनका वेतन जो है दूसरी अनुसूची के तहत दिया जाता है, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष उसी तरीके से राज्यों में राज्यसभा के मतलब जैसे लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष वैसे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वैसे राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष, इनको कोरिलेट करके याद करो, ठीक। जैसे राष्ट्रपति तो राज्य में राज्यपाल, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और जो है उपाध्यक्ष उसी तरीके से राज्यों में विधान परिषद में, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, कैग, ठीक। तो इन सबको वेतन भत्ते किससे मिलते हैं, संविधान की दूसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। तीसरी अनुसूची की बात की जाए तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ है, यानी जब वो पद धारण करते हैं तो उनकी जो है वो अनुसूची 3 में शामिल जो है फॉर्मेट है उसके अनुसार ही शपथ ली जाएगी। तो इसमें किन किन पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख होता है, तो संघ के जो मंत्री हैं वो शामिल होते हैं, संसद के जो सदस्य जो है शपथ लेंगे वो शामिल होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक। तो ये सब किसके अनुसार, तीसरी अनुसूची के अनुसार जो है ये
जो है शपथ ग्रहण करते हैं। चौथी अनुसूची जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब ये 12 के 12 याद ही करने पड़ेंगे, हर एक दूसरे तीसरे एग्जाम में मिलेंगे, याद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ठीक, तो चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची की बात की जाए तो पांचवी अनुसूची में जो SC ST का एरिया है उन क्षेत्रों पर प्रशासनिक नियंत्रण की बात की गई है, यानी उन क्षेत्रों का प्रशासन कैसे किया जाएगा। ठीक, छठी अनुसूची जो है उसमें मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, ये 4 राज्य हैं। 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की जाती है। तो इसमें दोनों याद रखना। पांचवी अनुसूची में ये 4 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों के जनजातीय प्रशासन की बात होती है। छठी अनुसूची में पर्टिकुलर 4 राज्यों का नाम दिए गए, उन राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है। सातवीं अनुसूची वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, सातवीं अनुसूची जो है उसमें केंद्र एवं राज्यों के मध्य में विषयों का बंटवारा किया गया है। आठवीं अनुसूची क्या है, इसमें भारतीय संविधान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात की गई है। आगे चल के डिटेल में पढ़ोगे कि 14 पहले थी, किस तरीके से 22 हुई। ठीक, नवीं अनुसूची कौन सी है, तो 8 अनुसूची पहले थी, 9वीं, 10वीं और 11वीं 12वीं ये 4 जोड़ी गई। तो अब पहले तो यही याद रखना कि संविधान संशोधन द्वारा किसको जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून रखे गए। पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब, 24 अप्रैल 1973 के बाद इसको मतलब एक और चीज़ें रखी गई थी। ये वाला बाद में वो करना। नवीं अनुसूची में ये था कि भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानून रखे गए। पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो थी, मतलब इसका ये मतलब हुआ था कि नवीं अनुसूची जब शामिल की गई थी उसमें कोई भी विषय शामिल कर दिया जाएगा तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा प्रोविजन रखा गया था। ठीक, लेकिन बाद में जो है इसमें भी संशोधन कर दिया गया था कि 1973 के बाद जब भी इसमें भी कोई सरकार अगर बचने के लिए कोई कानून बना दिया, उसने जनता के फेवर से इतर अपने फेवर के लिए कानून बना दिया और उसको नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया, तो क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, तो मनमाना कानून हो जाएगा। तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था कर दी कि 1973 के बाद कोई भी कानून बनेगा, अगर उसको नवीं अनुसूची में शामिल भी किया जा रहा है तो भी उसकी न्यायिक समीक्षा होगी। ठीक, 10वीं अनुसूची जो थी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया, जो दल बदल से संबंधित कानून बनाया गया, यानी कोई भी संसद सदस्य किसी दल से चुना जाता है, वो दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसके निरर्हता यानी उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए क्या नियम होंगे, ये व्यवस्था 10वीं अनुसूची में की गई। 11वीं अनुसूची जो थी वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं शामिल की गई 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक, तो भारतीय संविधान की रूपरेखा यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो गई कि अब तक भारतीय संविधान कैसे बना, भारत के संविधान निर्माण होने के बाद इसकी क्या प्रक्रिया रही, इसकी क्या विशेषताएं हैं। अब अगली क्लास से शुरू होगी कि भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान के प्रॉपर एक एक पार्ट पर पढ़ेंगे कि हम लोग प्रस्तावना से शुरू करेंगे, फिर प्रस्तावना के बाद भाग 1, भाग 2, इस तरीके से क्रमबद्ध ढंग से पढ़ते जाएंगे। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।